हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी और आरक्षक की अभी जिस तरीके से एग्जाम आने वाले हैं, और जेल प्रहरी का अभी इसी महीने से एग्जाम है। नवंबर 2020 में इसका एग्जाम रखा गया है और नोटिफिकेशन आ चुका है आरक्षक का, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 के करीब वैकेंसी का नोटिफिकेशन पीईबी वेपम की वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो इसी की सीरीज में मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसका ये 6th पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट ला चुका हूं जो कि लगातार चल रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरे सभी पार्ट्स देखें, जो कि मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी और आरक्षक से जुड़े हुए 20 से लेके 30 क्वेश्चंस हर वीडियो में आपको मिलेंगे, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने 2015 की जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, कैसा पैटर्न होता है, इसके बारे में आपको पूरी इसमें जानकारी मिलेगी कि तैयारी आप किस तरीके से करें, जो कि आरक्षक और जेल प्रहरी में क्वेश्चंस बनते हैं। तो लगातार मेरी इस सीरीज को आप देखते रहें, जिससे कि आपको जीके का जितना भी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। और जो भी विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को लगातार देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन दिया होगा, उसको आपको क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन चूज करके आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करता हूँ। 6th पार्ट, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और आरक्षक के, इसमें 20 एमसीक्यू मैंने लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये पहला क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा है, ये अपन ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा स्थान। देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है उत्पादन, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश में सीमेंट का जो प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश का, वो पूरे भारत में किस नंबर पे आता है? तो मध्य प्रदेश का इसमें तीसरा नंबर लगता है, थर्ड पोजीशन में है पूरे ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग में इसका देखा जाए। और वैसे देखा जाए तो सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ होता है? सतना जिले में, ठीक है ना। सतना जिले में इसके बहुत सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं। और सीमेंट में सबसे अधिक चूने का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, चूना, ठीक है ना। चूने के लिए सबसे ज्यादा अधिक अगर खदानें कहीं पे मौजूद हैं तो वो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक उत्पादन होता है। नंबर 1 पे है चूना का उत्पादन मध्य प्रदेश में। और ये सबसे अधिक खदानें इसकी सतना और कटनी, ठीक है ना, सतना, सतना जिला और कटनी, ये दोनों जिलों में चूने की अधिकता पाई जाती है, और चूने की सबसे ज्यादा खदानें इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। तो चूने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला नंबर लगता है, और चूना ही सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन में लगाया जाता है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है सीमेंट में, ठीक है ना, सीमेंट के उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है सेकंड क्वेश्चन। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की किस जिले से निकलती है? क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पर है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, बैतूल, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। और इंदौर में ये कहाँ से निकलती है? काकड़ी, काकड़ी बरड़ी, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र है यहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम है। और इंदौर से ही एक नदी का और उद्गम है, ठीक है ना, वो है कौन सी? चंबल नदी। इसको भी आपको याद रखना है। और ये महू, महू जो तहसील है वहां पे जाना पाव पहाड़ी जो है क्षेत्र है, वहां से चंबल नदी का उद्गम है। और ये दोनों नदियों में सबसे बड़ी जो नदी अगर देखा जाए तो वो है चंबल नदी। मध्य प्रदेश की सेकंड सबसे बड़ी नदी है ये, और इसकी जो लंबाई है चंबल नदी की 965 किलोमीटर का ये सफर तय करती है, और यमुना में जाके मिलती है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी भी यमुना वो सॉरी जो क्षिप्रा नदी है, ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल नदी नदी की ही सहायक नदी आगे जाकर बनती है। तो ये दोनों जो मैंने आपको इसमें ऑप्शन दिए चंबल के बारे में और क्षिप्रा के बारे में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंदौर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। इसी तरीके से इसमें जो अलग ऑप्शन दिए हैं, जैसे बैतूल दिया है, जबलपुर दिया है, तो दोनों ही स्पेसिफिक नदी के मामले में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। जिसमें ये कि बैतूल है तो बैतूल से जो
ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो बैतूल से हुआ है, जिसको अब मैं अलग कलर से समझाता हूँ, ठीक है ना। बैतूल से कहाँ पर, मुल्ताई जिले से। इस तरीके से जबलपुर से जो निकलती है वो नर्मदा नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये 1077 किलोमीटर का सफर तय करती है, और 3 राज्यों में अगर देखा जाए तो 13-12, ठीक है ना, 1312 किलोमीटर का ये सफर तय करती है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, नोरादोही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने। अस्पताल है, रक्तदान केंद्र है, वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर संग्रहालय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि सेंचुरी। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या फिर सेंचुरी बोल सकते हैं नोरादोही। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से मिलकर बना है, यानी कि 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, ये 3 जिलों से में फैला हुआ है, और ये टोटल 1194 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 1194 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या फिर सेंचुरी इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना, वो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बात कर लें, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर मध्य प्रदेश का है तो वो है कान्हा कीसली, ठीक है ना, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं। कान्हा कीसली है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है, वो सॉरी नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पर है? ये मंडला और बालाघाट, ठीक है ना, ये दोनों जिलों में ही फैला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी जो है वो है नौरादोही सेंचुरी, जो कि 3 जिलों में फैली हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र के अगर वर्गीकरण के बारे में देखा जाए, उसका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि कितना परसेंट जो एरिया है जो कि वन भूमि में लगता है, वो क्वेश्चन है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं 12.4%, 26%, 5% या 20%। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये गलत दिए हुए हैं, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ना पड़ेगा, और वही इसका सही आंसर है 21.34%। तो दिस इज द एक्चुअल करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगर पूरे भारतवर्ष में जो वन भूमि है, ठीक है ना, वन क्षेत्र है, उसमें अगर परसेंटेज में देखा जाए मध्य प्रदेश का हिस्सा, तो टोटल 21.34% का जो एरिया है वो वन क्षेत्र का पड़ता है। और सबसे बड़ा अगर वन क्षेत्र बोले भारत में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वो मध्य प्रदेश का ही है। सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, और सेकंड नंबर पे जो पड़ता है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है वो सेकंड नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे आता है एमपी। तो और इसमें टोटल अगर परसेंटेज में देखा जाए और वैसे अगर फिगर में देखा जाए तो 7,01,673 जो स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है मध्य प्रदेश का, वो पूरा का पूरा वन क्षेत्र में आता है। तो ये था इसका पूरा फैक्ट, ठीक है ना। इसमें ये ऑप्शन दिए हैं ये सारे गलत हैं, और दिस इज द एक्चुअल करेक्ट आंसर। 21.34% का जो एरिया है वो वन क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग है, यानी कि पूरी भारत की भूमि में से 21.34% का जो एरिया है वो भौगोलिक दृष्टि से वो मध्य प्रदेश का पूरे भारत में लगता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पे है? जो ओरछा तहसील है, और ओरछा तहसील किसमें आती है? नेवाड़ी। अभी जो नया जो जिला बना है मध्य प्रदेश का, 52वां जिला है, 52 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। और ये कब बना है? ये बना है 2018 में, 2018 में। कब? अक्टूबर में, अक्टूबर 2018 में नया ये जिला बना, जो कि टीकमगढ़, जो टीकमगढ़ जिला है, ठीक है ना, उसमें से
3 तहसीलों को अलग करके ये निवाड़ी जिला बना, जिसमें कि ये ओरछा तहसील भी आता है। ओरछा के बाद में पृथ्वीपुर और निवाड़ी, इस तरीके से 3 तहसील मिलाकर ये निवाड़ी जिला बना है। तो उसी पे ये क्वेश्चन है कि ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन है आपके सामने, ताप्ती, बेतवा, तवा या फिर छिप्रा। तो इसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है इस ऑप्शन में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेतवा। बेतवा इज द करेक्ट आंसर। बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है ये ओरछा। और ओरछा अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस, क्योंकि यहीं पर जो ओरछा का फोर्ट है, जो कि बुंदेला वंश के राजा वीर सिंह देव, ठीक है ना, राजा वीर सिंह देव के समय का है। राजा वीर सिंह देव जो थे वहां के बुंदेला वंश के, वो जहांगीर के समय के थे, ठीक है ना, और जहांगीर के परम मित्र थे वीर सिंह देव बुंदेला, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना है, वीर सिंह देव बुंदेला। और ये जहांगीर के काल के थे और इन्होंने ही जहांगीर महल का निर्माण करवाया था जहांगीर के लिए। और यहाँ पे अन्य भी इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म प्लेस हैं, जैसे कि लक्ष्मी टेम्पल और राम दरबार, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन ओरछा तहसील। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने बताए, इनको आपको ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अच्छा, ये जो मैं सारा बता रहा हूँ आपको लगातार डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसी तरीके का पैटर्न जेल प्रहरी और आरक्षक कांस्टेबल में पूछा जाता है। और ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो हुआ था 2015 में, 2015 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था पीवी का, उसी के पूरे 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये पूरा पैटर्न है और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जिस तरीके का आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन 6, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, और ये ऑप्शन है आपके सामने, आम, सेब, केला और अंगूर। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि राष्ट्रीय फल कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर है तो इसका आंसर है आम। आम इज द करेक्ट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पैटर्न बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, भारत की नदी का बंदरगाह कौन सा है। भारत में जो नदी है, नदी बंदरगाह कौन सा बंदरगाह पड़ता है। ये ऑप्शन है आपके सामने, पारादीप, कोलकाता हल्दिया, चेन्नई या फिर तुतुकोरियन। तो इसमें से आंसर कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर सही है वो है कोलकाता का हल्दिया। ये हल्दिया नदी पे बना हुआ है और ये है नदी बंदरगाह। इसको नदी बंदरगाह बोलते हैं, यानी कि नदी पर स्थित ये बंदरगाह है। और ये नदी ही पूरा का पूरा जो है बहुत ही करीबी है ये कोलकाता में, यानी कि कोस्टल एरिया से लगी हुई नदी है और ये सीधे समुद्र से जाकर मिलती है। इसलिए इसको नदी पर इसको बंदरगाह को बनाया बनाया गया है। और अगर इसके अलग ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ा बंदरगाह है पूरे इंडिया में, ठीक है ना, भारत के नदी का बंदरगाह तो ये हो गया, ठीक है ना, कोलकाता का हल्दिया। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, वो है मुंबई में। इसको आपको ऐसे याद रखना है, मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई में जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह डीप, ठीक है ना, सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम का। इसको आपको ऐसे याद रखना है, सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम का है, सबसे गहरा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कौन सा है, वो मुंबई का है। और नदी बंदरगाह हल्दिया। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पर कवर किए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिद्वार किस नदी पर स्थित है। ये 8वां क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये अपन को बताना है इसमें। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है गंगा। जो हरिद्वार है, ठीक है ना, जो कि उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, और उत्तरांचल में है ये हरिद्वार। तो उत्तरांचल जिसको कि बाद में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया, उत्तरा जो खंड है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है ये हरिद्वार और उत्तराखंड में है ये। और ये गंगा नदी पर स्थित है। और गंगा नदी जिसकी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर का रन करती है ये। और इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है, वो है मानसरोवर के पास से, मान सरोवर, ठीक है ना, मानसरोवर के पास से ही गंगा नदी का उद्गम है। इसी तरीके से यमुना नदी, ये भी गंगोत्री मानसरोवर के पास में गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकली है। इसी तरीके से जो यमुना है ये भी मानसरोवर के पास से यमुनोत्री, ठीक है ना, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम हुआ है। गोदावरी, इसका जो उद्गम है ये नासिक से है,
ठीक है ना, नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर, जो त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है ना, वहां से गोदावरी का उद्गम हुआ है। इसी तरीके से कृष्णा, ये कृष्णा नदी जो है ये कर्नाटका, ठीक है ना, जो कर्नाटका स्टेट है वहां से ये पश्चिम से दक्षिण की ओर इसका अपवाह तंत्र है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना, कृष्णा नदी, ठीक है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने इसमें कवर किए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उकाई परियोजना भारत के कौन से राज्य के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ये जो योजना है ये किसमें आती है? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। गुजरात की ये परियोजना है, उकाई परियोजना, और गुजरात राज्य के अंतर्गत में ये आती है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? पूरे भारत का दिखाया है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, इलाहाबाद, नई दिल्ली, गोरखपुर या फिर वाराणसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है गोरखपुर। वन ऑफ द सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है जेल प्रहरी और कांस्टेबल में। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे एक बार, स्टडी आईक्यू के जितने भी पैटर्न हैं और जिस तरीके से वीडियोस हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। मेरा मेरा ये पूरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट पे जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ और इसको आप लगातार अगर देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम जो पार्ट है जीके का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आसानी से आप पूरा का पूरा जो जीके पोर्शन है वो जेल प्रहरी और कांस्टेबल का कवर कर पाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चंस कमिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम इन जेल प्रहरी एंड द कांस्टेबल। तो इसका जो आंसर है सिंपल है, गोरखपुर है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अगर रेलवे स्टेशन देखा जाए तो वो कौन सा है? वो है इटारसी। इटारसी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, पौंग बांध किस नदी पर बना है? ठीक है ना, ये ऑप्शन है आपके सामने, चेनाब, भागीरथी, व्यास या फिर नर्मदा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है व्यास नदी। व्यास नदी इज द करेक्ट आंसर। इस पे बना है ये पौंग बांध, ठीक है। और जो नर्मदा नदी के बारे में आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश की नदी है ये, और ये 1312 किलोमीटर का की लंबाई है इसकी, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य कहाँ शुरू हुआ था? ये ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है पंजाब। पंजाब में हुआ था ये कूका आंदोलन, जो कि 19वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, आर्य समाज का जो पहला मुख्यालय भारत में कहाँ बना था? कलकत्ता, नासिक, लाहौर या फिर मुंबई। ये ऑप्शन है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है मुंबई। मुंबई में सबसे पहला मुख्यालय आर्य समाज का बना, और आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और इनका पहला मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन, कोलकाता, मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसी में जो उच्च न्यायालय हैं वो किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ये ऑप्शन है आपके सामने, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस उस समय वायसराय थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जॉन लॉरेंस के समय में ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं, कोलकाता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय जो बने थे, वो उस समय के वायसराय कौन थे? जॉन लॉरेंस, और उनके समय में ये अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, करो या मरो, ठीक है ना, ये गांधी जी ने किस जन आंदोलन के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को ये मंत्र दिया था? कौन सा वो आंदोलन हुआ था और उस समय ये गांधी जी ने ये मंत्र दिया था? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, रोलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। दिस इज द करेक्ट आंसर। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में, ठीक है ना, और ये गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी।
अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। भारत में पहला जो फार्मूला 1 रेस कार वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, फरीदाबाद या फिर पुणे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सबसे पहले भारत में ये जो फार्मूला 1 रेस कार है जिसकी पूरी एक रेसिंग होती है और काफी हैवी कार इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, वो उसका सबसे पहला जो आयोजन किया गया था वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और इसके लिए जो झंडा दिखाया था वो भारत के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जो स्टार खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, मास्टर ब्लास्टर, उन्होंने सबसे पहले इसको हरी झंडी दी थी और उसके बाद में इसकी शुरुआत की थी। तो इसका आंसर जो है वो है ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है 17th, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये ऑप्शन है आपके सामने, बिल क्लिंटन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वह है जॉर्ज वॉशिंगटन इज द करेक्ट आंसर। ये अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। और अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसके भी नतीजे आ गए हैं। तो उसमें अभी जो 2020 में राष्ट्रपति चुने गए वो कौन है? बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की कमला हैरिस जो हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। तो ये 2020 के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, जो पिछली बार चुने गए थे 5 वर्षों के लिए। और अभी बाइडेन और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए बाइडेन का चुनाव में इनके ये जीत कर आए हैं, ठीक है ना। और ये किस पार्टी के थे? ये थे रिपब्लिकन पार्टी के थे और डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक के थे। तो रिपब्लिकन पार्टी के ये जो बाइडेन थे ये जीतकर अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, मॉन्ट ब्लॉन्क जो है वो कहाँ मौजूद है? ये ऑप्शन है आपके सामने, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, मॉन्ट ब्लॉन्क ये क्या है? ये एक पर्वत है, ठीक है ना। ये आपको बता दें, एक पर्वत के बारे में पूछा गया है और ये किस देश में मौजूद है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है यूरोप, ठीक है ना। यूरोप में स्थित है ये मॉन्ट ब्लॉन्क पर्वत, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, कैप ऑफ गुड होप का दूसरा नाम क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने, लंदन, कन्याकुमारी, केपटाउन या फिर मेडागास्कर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सही उत्तर है इसका केपटाउन इज द करेक्ट आंसर। और केपटाउन ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका का एक बिग सिटी, ठीक है ना, सबसे बड़ा शहर है ये केपटाउन। और जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वो है प्रिटोरिया। ये दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 20th क्वेश्चन, जिनेवा में स्थित है, यानी जिनेवा कहाँ पर स्थित है? ये किस कंट्री का एक सिटी है, एक शहर है? जो ऑप्शन है आपके सामने, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड। वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कितने बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस परीक्षा में, जेल प्रहरी और कांस्टेबल में, सामान्य ज्ञान से। तो अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे मेरे इन वीडियोस के माध्यम से तो इजीली आप जितना भी जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ये जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, येन जो है वो कहाँ की करेंसी है, कहाँ की ये मुद्रा है? चीन, जापान, अमेरिका या फ्रांस? ये भी बहुत इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है जीके के पार्ट में। तो एन कहाँ की है? जापान की करेंसी है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है? वो है डॉलर, ठीक है। डॉलर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। और फ्रांस की क्या है? फ्रांस की दो करेंसी हैं, एक तो यूरो जो कि यूरोप ने मिलकर चालू की थी। यूरोप की जितने भी देश हैं उनको मिलाकर एक नई मुद्रा का चलन में आए थे, यूरो। और एक है फ्रैंक, ठीक है ना। इस तरीके से दो मुद्रा यहाँ पर चलन में है फ्रांस में।
अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, विश्व की सर्वश्रेष्ठ बहुउद्देशीय कार्यस्थलों की सूची में निम्नलिखित में से किसका पहला स्थान है? अगर इसे वो इंग्लिश में देखा जाए तो वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना, उसमें किस कंपनी का स्थान है जो कि पहले स्थान में पर आती है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, IBM, गूगल, विप्रो या फिर ASL SAS संस्थान। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गूगल। गूगल इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ गूगल ही है जो कि पहले स्थान पर प्राप्त किया है, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ बहुउद्देशीय जो कार्यस्थल है उसकी सूची में इसका नाम आया है गूगल का। तो गूगल इज द करेक्ट आंसर। अकेडमी के ऐप के थ्रू आप आइए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा MPPSC व्यापम, जिससे कि आप व्यापम और MPPSC की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है, और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स विद द लाइव फ्री क्लासेस। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसमें कि आप MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI और MP जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट ला सकते हैं। इसमें आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होंगे। ओकेजनल PDF और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, अक्टूबर भाग 1 अक्टूबर 2020 का वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको
प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद होगा ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी के जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से ये चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से एमपीएसआई का बैच चालू होगा, इसी तरीके से एमपीपीएससी के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग, और साथ में फ्री भी है। तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको जो ज्वाइन करना है एमपीपीएससी व्यापम्स के ये पूरे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फीस स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, मिस्र की राजधानी का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन आपके सामने, काहिरा, पोर्ट लुइस, रोम या फिर तेहरान। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो है काहिरा। काहिरा इज द करेक्ट आंसर, जो कि मिस्र की राजधानी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रोम जो राजधानी है वो किसकी है? इटली की। रोम है ये इटली की राजधानी है। और इसी तरीके से जो तेहरान है ये है ईरान की राजधानी। तो ये पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, आर्थिक विज्ञान में 2016 का जो नोबेल प्राइज है, ठीक है ना, वो उसको किसको सम्मानित किया गया था? अच्छा, ये 2016 नहीं है, ये 2015 है, ठीक है ना। 2015 का जो आर्थिक विज्ञान पे नोबेल प्राइज से किसको सम्मानित किया गया था? ये सामने ऑप्शन है आपके सामने, एंगेस एडिटन, जॉन टिरोल, रॉक हिकमैन या फिर कैथलीन मेरी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है सही? तो इसका जो सही आंसर है वो है हैंगेस एडिटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। इनको दिया गया था 2015 में आर्थिक विज्ञान, ठीक है ना, इकोनॉमिक साइंस के ऊपर में ये नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1901, ठीक है ना, ये इसका ईयर है, इस समय इसकी नोबेल प्राइज की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, बुचू बाबू ट्रॉफी 2015 किस टीम ने जीती? ये ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु, मुंबई, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। ये जो पेपर है ये 2015 का ही है। 2015 में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसके एक शिफ्ट का पेपर मैंने पूरा लिया है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी से आधारित ये पूरे क्वेश्चन है, और किस तरीके का सिलेबस आता है ये मैं इस तरीके से आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुंबई। मुंबई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुंबई ने ही ये बुच्ची बाबू ट्रॉफी 2015 में जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं सूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने वो है पहला संशोधन, 8वां संशोधन, 9वां संशोधन या फिर 42वां संशोधन। तो 9वीं जो अनुसूची है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला संशोधन, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। अलग कलर से इसको हाईलाइट करना है, ये है इसका आंसर, पहला संशोधन इज द करेक्ट आंसर। पहला संशोधन जब हुआ था उस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 8वां संशोधन, इस 8वें संशोधन में एसटी और एससी, ठीक है ना, इनके लिए इसमें रिजर्वेशन, ठीक है ना, जो रिजर्वेशन है वो दिया गया था, ठीक है ना, आरक्षण के लिए इसमें नियम बनाए गए थे, जिसमें कि 8वां संशोधन हुआ था, ठीक है। और 9वें संशोधन के समय में इसमें
पाकिस्तान को 1958 में हुआ था कि तहत में बेरूबारी और खुलमा ये पाकिस्तान को दे दिए गए थे। क्या? बेरूबारी और खुलमा ये जो दो क्षेत्र हैं ये पाकिस्तान को दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों संशोधन के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक में राज्य के नाम और उनकी सीमाएं विनिर्दिष्ट हैं। कौन सी अनुसूची है जिसमें कि राज्य के नाम और उनकी सीमाएं को बताया गया है? प्रथम अनुसूची में, ठीक है ना, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट। ठीक है ना, पहला नंबर, प्रथम अनुसूची में ही राज्य की सीमाएं और उनके नामों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर द्वितीय अनुसूची देखा जाए तो द्वितीय अनुसूची में भारत के जितने भी जो उच्च पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ठीक है ना, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो या फिर सभापति उपसभापति, राज्य के विधानसभा या अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो या फिर राज्य विधानसभा के जो विधान परिषद है उनके सभापति हों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और जो महालेखा परीक्षक होते हैं, ठीक है ना, इन सभी के बारे में इसमें जो भत्ते हैं और उनके जो विशेष अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। वो किसमें? द्वितीय अनुसूची में। इसी तरीके से तृतीय अनुसूची में इन सभी की जो ओथ होती हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया आपको, जितने भी विशेष पद हैं उनकी जो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी इस तृतीय अनुसूची में। और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई हैं, ठीक है ना, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, ठीक है ना, जो अपर हाउस है उसमें जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में पूरी जानकारी चौथी अनुसूची में दी गई है। इस तरीके से भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, ठीक है ना, उन सभी में अलग अलग जानकारी अलग तरीके से पूरी बताई गई है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 5वीं अनुसूची में क्या देखा गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रशासन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। 6वीं अनुसूची में जितनी भी जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिली है। 7वीं अनुसूची में जो दिया गया है वो इसमें जो संवर्तीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, चाहे वो राज्य की सूची हो या फिर संघ की सूची, उनको शामिल किया गया है। 8वीं सूची में पूरी भाषाओं के बारे में रखा गया है। 9वीं सूची में सभी सूचियों के बारे में जानकारी इसमें मैं आपको दे देता हूँ। 9वीं सूची में रखा गया है उसमें जितनी भी जो जमीन भू सुधारों के बारे में जानकारी, जमींदार प्रणाली है उनके बारे में पूरी संशोधन के बारे में 9वीं सूची में जितने भी संशोधन हुए उसके बारे में जानकारी मिलती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में जानकारी दी है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज के बारे में है और 12वीं अनुसूची जो बनी है वो लेटेस्ट है, आखिरी, जिसमें कि नगर पालिका और नगर निगम की जो चुनाव के बारे में जानकारी है, उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी 12वीं अनुसूची में दी गई है। इस तरीके से भारत की टोटल कितनी भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता रखने का उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने। राज्य सरकार पर भार कम रखना, ठीक है ना, भार कम करना, या फिर भारत के नागरिकों को एकता की भावना स्थापित करना, भारत में जो नागरिक हैं उन सभी में एकता की भावना को स्थापित करना, या फिर भारत के नागरिकों में अलग अलग नागरिकता के संबंध में जो भ्रांति है उनको कम करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है सेकंड नंबर वाला, ठीक है ना, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनमें एकता की भावना को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है और दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेखकों के ऊपर। सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, चाहे वो संविधान पर हो या फिर मध्य प्रदेश पर हो, लेखकों पे, बुक्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जितना भी सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसको इसी तरीके से कवर करना है। तो ये 29वां क्वेश्चन है, फैमिली लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अखिल शर्मा, मनोज मित्ता या फिर एंड्रयूज जैक्सन? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है अखिल शर्मा, ठीक है ना। फैमिली लाइफ के जो लेखक हैं वो कौन है? अखिल शर्मा है, ये इसके राइटर का नाम है।
अगला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। आवरण द व्हील पुस्तक की लेखक कौन है? ये भी लेखक के बारे में पूछा गया है। ये ऑप्शन है आपके सामने, एस.एल. भैरप्पा, एलिस मुनेरो, ठीक है ना, प्रीतिश नंदी और E.M. फॉस्टर। तो इसमें से सही जो उत्तर है वो क्या है? जो सही आंसर है वो है एस.एल. भैरप्पा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आवरण द व्हील की जो पुस्तक जो लिखी है वो एस.एल. भैरप्पा ने लिखी है। तो ये पूरी 30 क्वेश्चंस का जो वीडियो है ये मैंने आपको सामने बताया, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये, क्योंकि ये 2015 का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि 30 क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे। एक शिफ्ट का पूरा मैंने पेपर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने सभी ग्रुप में, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने लगातार मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरीके से लगातार मैं जो एमसीक्यू सीरीज है जेल प्रहरी और आरक्षक के लिए वो मैं लेके आऊंगा, और आपके लिए कहीं ना कहीं पे ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहें और मेरी सारी वीडियोस देखते रहें। तो रोज एक वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है जो कि एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें कि 20 से 30 क्वेश्चंस लगातार मैं हर रोज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये 6वां भाग था। इसके बाद में 7th वीडियो भी आपके सामने अगले दिन आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।